हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड का पाठ 18। पाठ का नाम है नीड़ का निर्माण फिर। इस पाठ का हम सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कुछ करने को। इसमें पहला प्रश्न दिया है आशावान व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता है। इस विषय पर कक्षा में भाषण या प्रतियोगिता आयोजित कीजिए। तो आप किस प्रकार से भाषण या प्रतियोगिता कर सकते हैं, हमने यहाँ पर लिखा है। इसका उत्तर हो जाएगा इन विषय पर भाषण निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। आशा मनुष्य का शुभ संकल्प है। प्राणियों में वह अमृत समान है, जैसे सारा वनस्पति जगत सूर्य से प्रेरणा लेता है, वैसे ही मनुष्य में आशाएं ही पूर्ण शक्ति का संचार करती है। मनुष्य की प्रत्येक उन्नति, जीवन की सफलता, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का संचार आशाओं द्वारा होता है। आशाएं न होती तो संसार नीरस, अव्यक्त और निश्चेष्ट सा दिखाई देता है। आशावान व्यक्ति कभी पराजित नहीं हो सकता है। आशाएं जीवन का शुभ लक्षण हैं। इनके सहारे मनुष्य घोर विपत्तियों में दुश्चिंताओं को हंसते हंसते जीत लेता है। जो केवल दुनिया का रोना रोते रहते हैं, उन्हें अधर्मित ही समझना चाहिए, किंतु आशावान व्यक्ति पुरुष के लिए सदैव समुद्धत रहता है। वह हाथ में फावड़ा लेकर टूट पड़ता है, खेतों में मिट्टी से सोना पैदा कर लेता है। आशावान व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करता है और वह औरों के आगे अपना हाथ नहीं फैलाता है, वरन औरों के जीवन देता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आशा और आत्मविश्वास चिरसंगी हैं। आशावादी व्यक्ति का आत्मविश्वासी होना ही अवश्य भावी है। आत्मविश्वास से आंतरिक शक्तियाँ जागृत होती है। इन शक्तियों को वह जिस कार्य में जुटा दे, वही आश्चर्यजनक सफलता दिखाई देने लगेगी। संपूर्ण मानसिक चेष्टाओं से किए हुए प्रयास सफलता नहीं होते, किंतु निराशा वह मानवीय दुर्गुण है जो वृद्धि को भ्रमित कर देता है, मानसिक शक्तियों को लूज-पुंज कर देता है। ऐसा व्यक्ति आधे मन से डरा सा काम करेगा। ऐसी अवस्था में सफलता प्राप्त कर सकना संभव नहीं है। जहाँ आशा नहीं, वहाँ प्रयत्न नहीं। विद्वान विचारक स्वेट मॉर्डन ने लिखा है, निराशावाद भयंकर राक्षस है जो हमारे नाश की ताक में बैठा रहता है। निराशावादी प्रगति की भावना का त्याग कर देते हैं। यदि कभी उन्नति करने का कुछ ख्याल आया भी तो विपत्तियों के पहाड़ उन्हें दिखाई देने लगते हैं। कार्य आरंभ नहीं हुआ कि चिंताओं के बादल मंडराने लगे, पर आशावादी व्यक्ति प्रसन्न होकर कार्य प्रारंभ करता है। गतिमान बने रहने के लिए मुसीबतों को सहायक मानकर चलता है। उत्साहपूर्वक अंत तक पूर्व नियोजित कार्य में संध रहता है। इसी से उसकी आशाएं फलवती होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है विचार और कल्पना। इसमें प्रश्न 1 कह रहा है कि जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती हैं, वैसे ही मनुष्य अपने पक्के मकान बनाता है। कह रहा है कि जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, वैसे ही मनुष्य पक्का मकान बनाता है। बताइए एक मकान के निर्माण में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक मकान के निर्माण में पक्की ईंटें, सीमेंट, रेत, सरिया, लकड़ी, पानी आदि की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न, आशा ही जीवन है पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा
आशा ही जीवन है जबकि निराशा मृत्यु। दूसरा, संसार के सारे बड़े बड़े रचनात्मक कार्य आशावान साहसी लोगों ने ही किए हैं। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर है आशा व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है। 4 नंबर, मनुष्य का भविष्य के प्रति आशावान होकर कार्य करना ही उचित होगा। 5वां, यदि हम इतिहास उठाकर देखें तो पता चलेगा कि सभी पराक्रमी हैं। 6 नंबर है महापुरुष आशावादी थे। 7 नंबर है उन सबका दृष्टिकोण सकारात्मक था। 8 नंबर है आशा का पतवार लेकर बड़े बड़े नाविकों ने महाद्वीपों का पता लगाया। 9 नंबर है इसके प्रतिकूल निराशा जीवन का नाश करने वाली और मनोबल गिराने वाली होती है। और 10 नंबर है अतः हमें आशावादी होना चाहिए। आगे दिया है जो प्रश्न है वो हमारा कविता से है। पहला प्रश्न है नेह का आहवन फिर से क्या आशा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नेह का आहवन फिर से कवि का आशा है कि इसमें दिया इसने यानी कि आशा से युक्त होकर नए सृजन कार्य में व्यस्त होना। कह रहा है प्रश्न में कि नेह का आह्वान, कह रहा है कि नेह का आवाहन फिर से कवि का क्या आशा है। नेह का आवाहन फिर से कवि का क्या आसन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नेह का आवाहन फिर से कवि का आशा है स्नेह यानी कि आशा से युक्त होकर नए सृजन कार्य में व्यस्त होना। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है निराशा में आशा का संचार किस रूप में होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कवि के अनुसार निराशा में आशा का संचार प्रेम और स्नेह के रूप में होता है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर दिया है निम्नलिखित भाव किन पंक्तियों में आए हैं लिखिए। ख में दिया है घोर तूफान और रात्रि के कष्टों से भयभीत जन में उषा अपनी सुनहरी किरणों से नई आशा भर देती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रात के उत्पात भय से भीत झंझन भीत कड़कड़ किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। चलिए अगला देखते हैं। अगला ख नंबर है तेज आंधी के झोंके के चलने से जब बड़े बड़े पेड़ पर्वत कांपने लगते हैं, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, तब तिनकों से बने हुए घोंसलों की क्या स्थिति होगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बह चले झोंका की कापे भीम कायावान भूधर जड़ समेत उखड़े पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटपवर हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। चलिए अगला लेते हैं 4 नंबर प्रश्न दिया है सतत संघर्ष और निर्माण की क्रियाओं की उपमा कवि ने किससे की है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सतत संघर्ष और निर्माण की क्रिया की उपमा कवि ने नीड़ का निर्माण फिर और नेह का आवाहन फिर से की है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न 5 नंबर प्रश्न दिया है निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। दिया है पंक्ति रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, इसका भाव हो जाएगा धूल युक्त बादलों ने धरती पर इस प्रकार घेरा डाल दिया मानो दिन रात में बदल गया हो और रात का अंधकार और बढ़ गया। चलिए अगला देखते हैं ख नंबर है बोल आशा के विहंगमन किस जगह पर तू छिपा था, इसका भाव हो जाएगा आशा रूपी पंछी तू अब तक कहाँ छिपा था जो आकाश पर चढ़कर गर्व से बार बार सीना तानता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है भाषा की बात। प्रश्न दिया है धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा में ध और भ की आवृत्ति हुई है, इससे पंक्ति में एक सरसता आ गई है, बताइए यहाँ किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं।
2 नंबर प्रश्न दिया है कविता में फिर जन जन तथा कड़ कड़ पुनरुक्त शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर निर्माण करने की क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है, जबकि जन जन से प्रत्येक जन और कड़ से प्रत्येक कड़ का बोध हो रहा है। इसी प्रकार नीचे लिखे पुनरुक्त शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा घर घर दिया है तो हो जाएगा इसका वाक्य प्रयोग राम के राज्याभिषेक पर अवध में घर घर खुशियां मनाई गई। आगे दिया है छड़ छड़ युद्ध के मोर्चे पर छड़ छड़ की खबर रखनी पड़ती है। धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है। और आगे दिया है भाई भाई हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बहुत पुराना है। चलिए अगला लेते हैं 3 नंबर प्रश्न। इस कविता को पढ़िए। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल। आगे दिया है इसमें इसका वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। विस्मता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा संपंदित विश्व महान। यही दुख सुख विकास का सत्य यही भूमा का मधुमेह दान। इसमें प्रश्न दिया है कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा रजनी का रात, नवल का नया, प्रभात का सवेरा, गात का शरीर, ज्वाला का अग्नि, संपंदित यानी धड़कता या जीवित, भूमा यानी ऐश्वर्य। चलिए ख नंबर प्रश्न देखते हैं। ख नंबर प्रश्न है इस कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कवि कहता है कि दुख की रात्रि में ही कहीं सुख का नया सवेरा जन्म लेता है। यह एक झीना पर्दा है जिसने दुखी रूपी नीले निशान के पीछे सुख रूपी शरीर छिपा रखा है, जिसे मनुष्य अभिशाप समझता है। वही जगत की ज्वाला रूपी जीवन का मूल होता है। ईश्वर के इस रहस्य रूपी वरदान को भूलना नहीं चाहिए। जीते जागते विशाल विश्व में अनेक विषमताएं हैं जो जग की पीड़ा का कारण है। दुख या सुख के विकास का सत्य है और यही ऐश्वर्य का दान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गौरव प्रश्न गौरव दिया है कविता पर अपने साथियों से पूछने के लिए प्रश्न बनाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नया नवल प्रभात से कवि को क्या तात्पर्य है। और दूसरा प्रश्न जग की पीड़ा के क्या कारण हैं। चलिए अगला लेते हैं घन प्रश्न है कविता को उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुख दुख। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।